लॉ में यानी कानून के अंतर्गत पहले आएगा कोई परमानेंट लॉ है, चाहे लोकसभा बनाई हो मतलब पार्लियामेंट बनाई हो या स्टेट का लेजिस्लेचर बनाई हो। दूसरा में जो टेम्परेरी लॉ होते हैं जिसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से आता है वो भी लॉ के अंतर्गत शामिल है। आर्टिकल 13 कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, यानी वो सभी नियम जो फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के खिलाफ होंगे वो नल एंड वाइड हो जाएंगे यानी अमान्य हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से लॉ होंगे जो अमान्य होंगे? तो कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट के डेरिगेटरी हो, उसके विपरीत हो, ठीक है। और इसी अनुच्छेद से आर्टिकल 13 से ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द आर्ट इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, यानी कोई भी ऐसा नियम जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है वो मान्य नहीं होगा। तो कौन चेक करेगा कि ये कौन से राइट ऐसे हैं? तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसी से जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलता है अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जुडिशियल रिव्यू करेगी और हाई कोर्ट 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू करेगी। और अगर उसके खिलाफ होगा, फंडामेंटल राइट के किसी भी अनुच्छेद के खिलाफ होगा, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर देगी। तो इसमें जो टर्म लॉ है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो लॉ यानी कानून शब्द है वो ब्रॉड कनोटेशन में लिया है, ब्रॉड डेफिनेशन में लिया गया है। इसमें क्या क्या आएंगे? परमानेंट लॉ जो कि अस्थायी कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो इसमें शामिल होंगे। दूसरा है टेम्परेरी लॉ। टेम्परेरी लॉ मतलब कि जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा, वो भी इसमें शामिल है। स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कोई लेजिस्लेशन बनाया गया यानी संविधान को आधार मानकर कोई अगर दूसरा कानून बनाया गया और वो कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर, तो उसको नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है। जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो ये भी एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट कर रहा था, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, क्योंकि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने जो अपना लॉजिक दिया था, जो सरकार में गवर्नमेंट बना में जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ 3 एरियाज में जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में है, तो वो अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए हिंदुस्तान ऑप्शन है। तो हम इसलिए मुस्लिम को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम जो वहाँ पे है स्टेट रिलीजन है। तो ये बेसिस दिए थे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसी को लेके भी लोग चैलेंज किए थे कोर्ट में। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के पास ये आधार है कि उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकती है अगर किसी कानून में ऐसी बातें हैं जो कि संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं। और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कोई कस्टम चला रहा है, परंपरा चला रहा है, वो भी हमारे यहाँ लॉ के परिभाषा में आएगा। एक बार फिर से चारों को देखते हैं। लॉ में यानी कानून के अंतर्गत पहले आएगा कोई परमानेंट लॉ है, चाहे लोकसभा बनाई हो मतलब पार्लियामेंट बनाई हो या स्टेट का लेजिस्लेचर बनाई हो। दूसरा में जो टेम्परेरी लॉ होते हैं जिसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से आता है वो भी लॉ के अंतर्गत शामिल है। तीसरा में कोई स्टेटूटरी इंस्ट्रूमेंट्स यानी लॉ यानी जो कानून है, संविधान जो हमारा मूल सोर्स है, संविधान से इतर अगर कोई नियम बनाया जाता है और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो भी उसको सस्पेंड किया जाएगा, हटाया जाएगा। और कोई भी नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स यानी जो कस्टम्स है, परंपराएं हैं, वो भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए पुरुष और महिला के बीच जो डिफ्रेंसिएशन होता है, जो कम आंका जाता है महिलाओं को, तो वो भी हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, उसको भी हम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं।